वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ की बात करेंगे कि कूलम्स लॉ को वेक्टोरियली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि ये वीडियो स्पेशली बोर्ड्स के लिए है। बोर्ड एग्जाम्स में इसको अक्सर पूछा जाता है, तो बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से ये चीजें, ये वाले पूरा वीडियो आप कह सकते हो। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आप बेशक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही पढ़ने आए होंगे, हाँ कि नहीं? तो दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ना अब तक पहले 2 वीडियोस और डल चुके। पहला वीडियो बेसिक्स पे था और दूसरा वीडियो आपका कूलम्स लॉ। तो दोस्तों, ये जो तीसरा वीडियो है ना, ये भी हम लोग वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ की बात करेंगे कि कूलम्स लॉ को वेक्टोरियली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि यह वीडियो स्पेशली बोर्ड्स के लिए है। बोर्ड एग्जाम्स में इसको अक्सर पूछा जाता है, तो बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से ये चीजें, ये वाले पूरा वीडियो आप कह सकते हो। तो वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, कि कूलम्स लॉ को वेक्टोरियली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन, हाँ कि नहीं? वेक्टर का मतलब ही क्या होता है? डायरेक्शन। तो अब यहां पर आपको डायरेक्शन स्पेसिफाई करना है। तो डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए हम लोगों को रेफरेंस फ्रेम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अपना बेस्ट रेफरेंस फ्रेम क्या है? एक्स वाई एक्सिस। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, एक अपना एक्स वाई एक्सिस बना लिया। ओके, पहले हम लोगों ने क्या किया, अपना एक एक्स वाई एक्सिस बना लिया। उसके बाद अब चार्जेस जो होंगे वो कहीं होंगे स्पेस में। लेट से यहां पर आपका चार्ज है Q1 और यहां पर आपका चार्ज है Q2। अब Q1 जो है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से इस Q1 का अपना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, Q2 का अपना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, और जिनके भी कोऑर्डिनेट्स आपको पता है तो आप उनके पोजीशन वेक्टर्स लिख सकते हो। तो यहां पर ये जो Q1 है ना, ये बेसिकली आपका कह सकते हो कि ये R1 जो है, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। मतलब R1 जो है वो इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में बताएगा कि Q1 कहां पर है। उसी तरीका से Q2 का भी हम लोग एक पोजीशन वेक्टर बना लेते हैं, R2। तो R2 क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। तो दोस्तों, साइड में हम लोग लिख लेते हैं R1 is position vector of Q1 and R2 is position vector of Q2। तो दोस्तों, अब ये Q1 Q2 ही एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों अलग सेम नेचर का है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये Q1, मान लीजिए ये Q1 Q2 के बीच का कुछ सेपरेशन है, लेट्स से दैट इज R। तो ये Q1 जो है इस Q2 को इस तरफ रिपेल करेगा, ये Q2 इस Q1 को इस तरफ रिपेल करेगा, हाँ कि नहीं? तो इसको हम लोग कह देते हैं फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, F21 नाम दे देते हैं, और इसको क्या नाम दे देते हैं? F12। ठीक, तो F12 क्या है? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ठीक, F12 क्या है? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, और F21 क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, हाँ कि नहीं? जस्ट उल्टा इसका, F21 क्या हो गया? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, हाँ कि नहीं? तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सुंदर सा एक डायग्राम बना लिया। ठीक, डायग्राम ना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर लोग फिजिक्स में ना बिना डायग्राम का क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, कॉन्सेप्ट हो, थ्योरी हो, प्रॉब्लम्स हो,
कुछ भी हो, अगर आप डायग्राम बना सकते हैं तो आप डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाने से क्या होता है ना, आपको एक पिक्टोरियल व्यू मिल जाता है। तो क्या होता है ना कि कोई भी चीज समझिए कि आपके सामने पूरा पिक्चर के जैसा बन गया है, तो आपको ज्यादा अच्छा से दिखाई देता है, कॉन्सेप्ट में ज्यादा क्लैरिटी आता है। तो प्लीज अगर आप डायग्राम बना सकते हो ना सुंदर सा, तो डायग्राम बनाना है, लर्निंग भी अच्छी होगी और क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे, फंसोगे भी नहीं, मार्क्स भी आ जाएंगे जेईई मेंस में, एडवांस में भी, हाँ कि नहीं, जहां भी जिस भी एग्जाम में दो क्वेश्चन जो भी है, डायग्राम अगर बना सकते हैं तो बनाइए। तो कूलम्स लॉ जो वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, हम लोग वेक्टोरियली सबको क्या किया, सबका डायरेक्शन भी दिखा दिया, सबका पोजीशन वेक्टर्स भी बता दिया। अब हमें क्या लिखना है ना, फोर्स। तो अगर मान लीजिए मैं F21 लिखूं, क्या लिखूं, F21, तो F21 क्या हो जाएगा, F21 इज फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी इसकी, KQ1 Q2 बाई, ये बीच का सेपरेशन जो है ये हम लोग कुछ R अगर बोल दें तो बाई R स्क्वायर। अब यहां पर क्या है ना कि F21 जो है वो इस तरफ लग रहा है, हम लोग क्या करते हैं ना, इस R को भी वेक्टर बना देते हैं और इसका डायरेक्शन जो है ना इसके अलोंग कर देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहां पर जो R का डायरेक्शन है वो हम लोगों ने F21 के अलोंग ले लिया, यानी अगर मुझे F21 का डायरेक्शन बताना होगा ना तो मैं R के रेस्पेक्ट में बता सकता हूं, क्योंकि डायरेक्शन R का और F21 का क्या है, सेम। अब ना आप लोग ना क्लास 11 का ना ट्रायंगल लॉ याद करिए। ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है कि कोई एक वेक्टर है A और कोई एक और वेक्टर है आपका क्या, B। अगर B का टेल A के हेड पे लाई करे ध्यान से समझिएगा लोगों, दोस्तों क्या है ना कि हम लोग क्लास 11 का ट्रायंगल लॉ जो होता है ना उसको एक तरह से रिवाइज करवा रहा हूं आपका। कोई एक वेक्टर है A और उसके ऊपर है कोई एक वेक्टर B, सच दैट B ने अपना जूता A के सर पे रख दिया। B ने क्या किया, अपना जूता A के सर पे रख दिया। तो भाई अगर A के सर पे कोई अपना जूता रख देगा तो A भी क्या करेगा, अपना जूता खोलेगा और देगा B के सर पे। तो यही क्या हो गया, रिजल्टेंट। तो अगर कभी भी आपको A प्लस B का आपको अगर रिजल्टेंट निकालना है तो डायरेक्टली B को A के ऊपर ऐसा रखिए सच दैट B का जो टेल है वो A के हेड पे आ रहा हो। तो सीधा A के टेल से B का हेड, यही डायरेक्शन हो जाता है किसका, रिजल्टेंट का। अब इसी कॉन्सेप्ट का ना इस्तेमाल यहां पर करिए। यहां पर क्या है कि R1 के हेड पे वेक्टर R का टेल है, R1 के हेड पे वेक्टर R का टेल है, तो R1 के टेल से वेक्टर R का क्या हो जाएगा, जो हेड हम लोग ज्वाइन करेंगे रिजल्टेंट हो जाएगा। तो हम लोग यहां पर ट्रायंगल लॉ लगा करके बता सकते हैं, ट्रायंगल लॉ लगाइए, ठीक, जहां पर ये हो रहा है वो रिजल्टेंट का डायरेक्शन, ठीक, तो बेसिकली वो चीज यहां पर हो रही है। तो बेसिकली वेक्टर R जो है और R1 जो है इनका रिजल्टेंट ही R2 है। तो हम लोग कह सकते हैं यहां पर आपका ट्रायंगल लॉ से हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर R2। तो यहां पर वेक्टर R क्या हो जाएगा, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा वेक्टर R का, जो भी मैग्नीट्यूड होगी वेक्टर R2 माइनस R1 की वही, हाँ कि नहीं। तो बस ये चीज हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ से निकाल लिया, हाँ कि नहीं। ये जो चीज आया आपका कहां से आया, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ, ओके, जो हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था। अब यहां पर आ जाइए, ये तो हो गई मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो डायरेक्शन हो जाएगा बेसिकली वेक्टर R के अलोंग है कि नहीं F21 का डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सीधे एक यूनिट वेक्टर R कैप बना दिया, ठीक। R कैप क्या हो गया, यूनिट वेक्टर अलोंग R, ठीक। R कैप क्या है आपका, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर R, ठीक। R कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर R, ठीक। तो आप कैसे निकाल सकते हैं, तो किसी भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर जो होता है, यूनिट वेक्टर होता है भाई, अगर आप उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो वो क्या बन जाता है आपका, यूनिट वेक्टर बन जाता है।
तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, ये जो आपने फाइनली F21 लिखा, फाइनली जो आपने F21 लिखा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर जो हम लोगों ने लिखा, डायरेक्शन हमें देना है आर कैप। आर कैप किधर होगा, आर वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर बाई मॉड आर तो लिख ही सकते हैं, हाँ कि नहीं। तो ये बेसिकली आपको के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू मॉड आर क्या हो जाएगा आपको, आर क्यूब, और ये क्या हो गया, वेक्टर आर। तो देख सकते हैं आप लोग कि यहां पर अब पूरा का पूरा जो चीज आ गया ना वेक्टर में आ गया, और वेक्टर में आप इसको फिर से रीअरेंज करके के Q1 Q2 बाई आर क्यूब को आप लोग क्या लिख सकते हो, जो आर क्यूब इज बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1 का क्यूब इंटू आर वेक्टर, यानी R2 माइनस R1 वेक्टर। तो दिस इज एक्चुअली वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, कि अगर आपको कूलम्स लॉ को वेक्टोरियली अगर रिप्रेजेंट करना है तो जिस तरीका से मैंने डायग्राम बनाया, फिर मैंने पहले तो टर्मिनोलॉजीज लिखा कि क्या है, कि इसको हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, R1 क्या है, R2 क्या है, R क्या है, और फिर क्या किया, उसको डिराइव कर दिया। तो बोलिए दोस्तों, क्या यह वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मुश्किल था कूलम्स लॉ का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप चाहो तो आप क्या नहीं कर सकते हो, आपको बस इच्छा जगाना है। आप बोर्ड्स में भी आप आराम से 100 मार्क्स फिजिक्स में स्कोर कर सकते हो। जेई मेंस में तो आप देखते होगे अक्सर लोग 100 मार्क्स स्कोर करते हैं, जेई एडवांस में भी स्कोर। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आप बहुत आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो आपको ना मतलब बस जो हम कह रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं, अच्छे से नोट्स बनाइए, उसको जितनी बार आप रिपीट कर सकते हैं रिपीट करिए, और किसी भी एक किताब को जितना बार आप बना सकते हो बना लो। और मान आपको वो गलती कभी नहीं करनी, एक किताब बनाया फिर दूसरा बनाया फिर तीसरा बनाया, ऐसे करने से क्या होगा ना कि आप मास्टरी नहीं कर पाओगे। एक ही बुक को बनाइए, 10 बार बनाइए, रेदर देन 10 बुक को एक एक बार बनाने से। और ये नहीं कि एक दो बुक बना के ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। ओवर कॉन्फिडेंस में कभी नहीं आना। ओवर कॉन्फिडेंस में ना क्या होता है वो मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाने का कोशिश करता हूं। एक बार क्या था ना, एक बहुत बड़ा जंगल था, और जंगल जो है ना वो 2 भागों में बटा हुआ था। एक इलाका शेर का था और एक इलाका टाइगर। टाइगर जो है वो नेचुरली लायन से, शेर से क्या होता है, ज्यादा ताकतवर होता है, ज्यादा बड़ा होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो टाइगर को क्या था ना, कोई उसे हिरन खाना बहुत पसंद था, हिरन उसका फेवरेट डिश आप कह सकते हो। तो वो रोज अपने जंगल में ना हिरन का शिकार करता था, और धीरे 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 क्या हो गया, हिरन खत्म हो गया उसके जंगल से। और एक दिन उसकी नजर गई पड़ोसी जंगल पे, शेर के जंगल पे। उसने देखा कि शेर के जंगल में हिरन ही हिरन घूम रहे हैं। अब टाइगर को क्या आ गया, लालच आ गया कि भाई इसके पास तो, इसके जंगल में तो इतना सारा हिरन है, अगर हमने शेर को मार दिया तो वो जंगल भी हमारा हो जाएगा। तो टाइगर क्या हुआ ना, यहां पर ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया कि भाई हम तो शेर से ज्यादा लंबे चौड़े हैं, हमारे पंजों में शेर से ज्यादा ताकत है, तो हम तो शेर का शिकार कर ही लेंगे। तो ये जो बगल वाला जो जंगल है ना, ये तो हम अपना तुरंत से मतलब कब्जा कर सकते हैं, सारी हिरनें भी हमारी। तो शेर क्या हो गया ना, जो बाघ था, टाइगर था, वो क्या हो गया, वो सोचा कि भाई अब चलो अटैक कर देता, और शेर के जंगल में इंटर कर गया। इंटर करते ही सब जानवरों के बीच में अफरा तफरी मच गई कि भाई पहले हम लोग शेर को झेल रहे थे, अब टाइगर आ गया है, अब तो शेर से भी जान बचाना पड़ेगा, टाइगर से भी जान बचाना पड़ेगा। तो सारे जानवर जो थे इधर उधर भागने लग गए, ठीक सब शेर के पास गए कि मतलब भाई टाइगर आ गया है। सब घबरा गए, पर शेर नहीं घबराया। शेर वहीं रुक करके इंतजार किया टाइगर के आने का, और जब टाइगर आया तो टाइगर तो शॉक कि भाई मुझे देख करके शेर अभी तक भागा क्यों नहीं, शायद इसको अपने जान की परवाह नहीं है। तो टाइगर ने पूरा स्माइल करते हुए शेर को बोला कि और बेटा, आज तो तू गया, आज तो तेरी गद्दी भी गई, अब तो मैं तेरा शिकार पक्के से करूंगा। तो शेर मुस्कुराया और बोला कि तुम ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए दोस्त, मैं ऐसे ही जंगल का राजा थोड़ी बना हूं, राजा हूं, खुद शिकार नहीं करता,
मेरी शेरनियां शिकार करती हैं और अपने पीछे देख, मेरी शेरनियां तेरा इंतजार कर रही है तेरा शिकार करने के लिए। टाइगर पीछे देखा, 5 शेरनियां वहां पर एकदम पूरा घात लगाए हुए कि आज तो टाइगर को खत्म। बस क्या था, रात को बना बाघ बिरयानी। शेरों ने पूरा जमकर पूरा पार्टी बनाया, हाँ कि नहीं। और टाइगर, वहां से एक सीख मिली। टाइगर था ना, ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया था। अगर वो अटैक करने से पहले थोड़ा मुआयना कर लेता कि भाई शेर अकेले शिकार करता है, शेरनियों के साथ शिकार करता है, थोड़ा पता कर लेता। वो क्या था, ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया कि भाई हम तो ज्यादा ताकतवर हैं, हम तो शेर को मार ही देंगे। रिटर्न में क्या हो गया, खुद शिकार हो गया वो शेर का, हाँ कि नहीं। तो ओवर कॉन्फिडेंस अक्सर जो होता है ना, वो लोगों को ले डूबता है। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, कॉन्फिडेंस में रहना है। और कॉन्फिडेंस में रह करके ना मेहनत करना है, क्योंकि ये जो जेई वाली जो चीज़ है ना, ये इतना आसान नहीं है दोस्तों। कड़ी तपस्या करना पड़ता है, घनघोर मेहनत करनी पड़ती है, घंटों घंटे पढ़ने पड़ते हैं। तो अगर आप जेई का सपना देख रहे हो ना, आईआईटी, कोई भी आईआईटी हो, बनारस हो, आईआईटी बनारस हो, आईआईटी बॉम्बे हो, आईआईटी आईआईटी होता है, एनआईटी एनआईटी होता है, ट्रिपल आईटी होता है। कोई भी प्राइवेट कॉलेज ना इनका मुकाबला नहीं कर सकता। तो क्या है ना कि मतलब जम के हम लोगों को मेहनत करनी है। हम लोग को आईआईटी का सिर्फ सपना नहीं देखना है, सपने को पूरा करना है। तो बोलिए आप लोग मेरे साथ कि सपना आप लोग पूरा करेंगे कि नहीं। मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है, सीधा कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। एटलीस्ट फिजिक्स तो मैं आपको पढ़ा ही सकता हूं, हाँ कि नहीं। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में इतना ही। ये वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ था, जो कि बोर्ड्स स्पेशल था, बट चूंकि हम सबको बोर्ड्स देना है तो हम लोग को इस पे थोड़ा फोकस भी करना चाहिए। तो बोलिए, समझ में आया ना? ओके, तो ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा मेरे साथ और देखते रहिएगा मेरे वीडियोस। एंड प्लीज, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। बस, थैंक यू।